जय हिंद दोस्तों, मैं केडी एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का अपने YouTube परिवार द क्लियर माइंड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपना कोचिंग का टॉपिक चल रहा था और मैं आपको बता देता हूं भी कल वाले सेशन में मैंने एक लास्ट में क्वेश्चन दिया था और चैलेंजिंग क्वेश्चन था दोस्तों। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो। अब देखो दोस्तों, राइबोसोम के बारे में पढ़ना है हमें। राइबोसोम राइबोसोम की खोज की थी क्लार्ड ने और नाम दिया था प्लेडे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। खोज क्लार्ड ने की थी, नाम प्लेडे ने दिया था। और कुछ जो राइबोसोम है वो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? रटना नहीं पड़ेगा, डायग्राम में देखो। डायग्राम में अंतःपद्रव्यजालिका के ऊपर पाए जाते हैं राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम अंतःपद्रव्यजालिका के ऊपर पाए जाते हैं। और कौन सी अंतःपद्रव्यजालिका के ऊपर पाए जाते हैं? चिकनी के ऊपर पाए जाते हैं, खुरदरी के अंदर, खुरदरी के ऊपर, खुरदरी के ऊपर पाए जाएंगे दोस्तों। खुरदरी अंतःपद्रव्यजालिका के ऊपर पाए जाते हैं और इसके चारों कोई झिल्ली उपस्थित नहीं होती। देखो भी ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं राइबोसोम, इसके ऊपर कोई भी झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। डायग्राम से हमें पता चल रहा है। अब इनका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। जो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का क्या करना, संश्लेषण करना। दोस्तों, इसके उपनाम क्या है? देखो, प्रोटीन की फैक्ट्री और कोशिका का ईंधन। बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि कोशिका का ईंधन किस कोशिका को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम होता है वो प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है दोस्तों। और इसके साथ ही मैं आपको ये बता देता हूं, जो गुणसूत्र होता है ना दोस्तों, गुणसूत्र गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र वो प्रोटीन प्लस डीएनए से मिलकर बना होता है। प्रोटीन प्लस डीएनए से मिलकर बना होता है। दोनों को एक साथ याद करोगे तो याद हो जाएंगे भी। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से, और गुणसूत्र प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आनुवंशिक इकाई क्या है, आनुवंशिक इकाई पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए जीन। और आनुवंशिक पदार्थ पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए डीएनए। देखो दोस्तों, ये जीएन आपस में मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं और डीएनए आपस में मिलकर गुणसूत्र बनाता है, गुणसूत्र। और गुणसूत्र के बारे में विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। मानव के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। तो देखो भी राइबोसोम के अंदर ये पॉइंट एक तरीके से, एक ट्रिक से याद कैसे रखोगे वो देखो। राइबोसोम नाम आते ही तो ध्यान में रखना है, राय देनी है। क्या देनी है दोस्तों? राय देनी है। राय के दो अभी। क्लार्ड नाम को कोई प्लेयर है, क्लार्ड नाम को कोई प्लेयर है, पिन देनी है प्लेड कर घातन। क्लार्ड को प्लेड करने के लिए राय देनी है। और इसके साथ साथ दोस्तों देखो, जब कोई नई फैक्ट्री खोला अपन और नया कोई ग्रह इंजन ले लिया, जब भी अपन के देनी पड़े, राय देनी पड़े। तो याद रख लेना, राइबोसोम राय देनी है किसको? क्लार्ड को प्लेड करने के लिए राय देनी है। और जब हम कोई नई फैक्ट्री खोलते हैं और नया कोई इंजन लेके आते हैं तो भी दोस्तों क्या देनी पड़ती है? राय देनी पड़ती है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, कोशिका का इंजन राइबोसोम, क्लार्ड ने खोज की थी, नाम प्लेडे ने दिया था। ठीक है, राइबोसोम इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं गोल्जी इकाई की। गोल्जी इकाई की बात करते हैं। और दोस्तों, ये जो सबसे छोटा कोशिका माना जाता है राइबोसोम, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है अंतःपद्रव्यजालिका के ऊपर। अब दोस्तों बात करते हैं गोल्जी इकाई की। गोल्जी इकाई की, गोल्जी इकाई की खोज केमिलो गोल्जी ने की थी। इनका कार्य याद रखना, पदार्थों का परिवहन करना गोल्जी इकाई का कार्य होता है। और जो गोल्जी इकाई का पदार्थों का परिवहन करने का कार्य होने के कारण दोस्तों इसको परिवहन तंत्र व ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। बस ध्यान रखना, गोल्जी इकाई का कार्य दिमाग में रखना है, पदार्थों का परिवहन करना। गोल्जी इकाई की ये संरचना होती है, इस तरीके की संरचना होती है जो कक्षा 10 की बुक में दे रखी है, आरबीएससी की बुक में दे रखी है दोस्तों। ये आरबीएससी की बुक में दे रखी है, एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखी थी, मैंने बना दी यहाँ पे। देखो भी यहाँ जो इनको बोलते हैं आस्य बोलते हैं, और जो ये बीच वाली कुंडली दिखाई दे रही है इसको कुंडलियां बोलते हैं, और जो बराबर वाली दिखाई दे रही है इसको रिक्तिका बोलते हैं। क्वेश्चन आता है आस्य, रिक्तिका और कुंडलियां किससे संबंधित हैं? तो ये दोस्तों गोल्जी इकाई के संबंधित हैं। और इन गोल्जी इकाई के अंदर दो तल पाए जाते हैं दोस्तों, एक समरूपण तल होता है, एक परिपक्व तल होता है। ये भी गोल्जी इकाई से संबंधित होते हैं। गोल्जी इकाई में ज्यादा याद नहीं रखना, बस पदार्थों का परिवहन करने का काम होता है। इसे ट्रैफिक पुलिस या परिवहन तंत्र कहा जाता है। बस गोल्जी इकाई कंप्लीट। अब आ जाओ लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम की खोज की थी दोस्तों डीडुए नामक वैज्ञानिक ने की थी। लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त कोशिका है। इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। देखो ये रहा लाइसोसोम, एकल झिल्ली युक्त कोशिका है। आपको ये पूछ लिया जाए कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका कौन कौन से हैं दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताओ दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका कौन कौन से पढ़ के आए हैं हम। इसके बाद में बात करते हैं एकल झिल्ली युक्त कोशिका है। और इस झिल्ली के अंदर एक एंजाइम बना होता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसको हिंदी में बोलते हैं जल अपघटी एंजाइम। जल अपघटी एंजाइम, अपघटी एंजाइम।
ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का कार्य क्या होता है, देखो भी सीधी सी भाषा में देखो, लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है ना, इसका कार्य होता है दोस्तों पाचन करना। कोशिका के जो कोशिका होते हैं उनका क्या करना, पाचन करना। पाचन भी होता है कोशिका के अंदर, देखो किस तरीके से पाचन करता है। देखो भी माइटोकॉन्ड्रिया को काम हुआ है ऊर्जा का निर्माण करना। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ये कह देगा आपा तो आज रेस्ट कराना, ऊर्जा का निर्माण को नहीं करा, तो भी लाइसोसोम के वो लाइसोसोम को यही काम होगा कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊर्जा का निर्माण नहीं करेगा ना, तो तेरे अंदर में जो ये मेरे अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ना, वो छिड़क दूंगा, ध्यान रखना, ये काम करना पड़ेगा तुझे। और ये राइबोसोम को कहेगा, है राइबोसोम तेरा काम है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण कर, वरना जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ना, ये छिड़क दूंगा तेरे ऊपर। बस इन पर ये नियंत्रण रखता है। अगर ऐसा मानो एक कंडीशन ऐसा हो जाए कि सारे कोशिका एक साथ मिल जाए, ये सभी ऐसा कहने लग जाए कि हम काम नहीं करेंगे भी, सारे ये कहने लग जाए, माइटोकॉन्ड्रिया कहने लग जाए, तारकाएं कहने लग जाए, गोल्जी का ये कहने लग जाए कि हम काम नहीं करेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, ऐसा कुछ नारा लगाने लग जाएंगे, तो भी लाइसोसोम क्या कहेगा, नहीं नहीं भी मेरी चलेगी, आपकी नहीं चलेगी, हम तो डूबे सनम, आपको भी ले डूबे। पूरी कोशिका के ऊपर छिड़क देगा, ये पूरी कोशिका के ऊपर छिड़क देगा दोस्तों जलपटी एंजाइम, और इस कोशिका की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी कोशिका की। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है दोस्तों, आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। और इसका कार्य क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कार्य। क्षतिग्रस्त कोशिका, जो कोशिका काम नहीं कर रही है और जो क्षतिग्रस्त हो गई है, उन कोशिका और मृत कोशिका का पाचन या अपघटन करने का कार्य होता है लाइसोसोम का, और इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है दोस्तों। और जो ये लाइसोसोम होता है ना, ये पादप कोशिका के अंदर प्राय अनुपस्थित होता है, ये जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है लाइसोसोम। और एक होता है दोस्तों आरबीसी, आरबीसी के अंदर भी लाइसोसोम क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसके बाद में लाइसोसोम के बाद में बात करते हैं तारकाई की। तारकाई को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सेंट्रोसोम, कई बार ये नाम भी मिलता है सेंट्रोसोम। खोज पूछा जाए तो बेंटेन ने की थी, नाम दिया था बावेरी ने। और इसका कार्य होता है कोशिका का क्या करना, विभाजन करना। और जो तारकाय होता है ना, तारकाय वो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है दोस्तों। और तारकाय में दो तारक केंद्र होते हैं, ये जो तारकाय होता है इनमें दो तारक केंद्र होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं दोस्तों। इस तरीके से दो तारक केंद्र होते हैं, ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसको कहा जाता है सेंट्रियोल। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, देखो इसको कहा जाता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल किसको कहा जाता है, तारक केंद्र को कहा जाता है, तारक केंद्र को इंग्लिश में सेंट्रियोल कहा जाता है। क्वेश्चन ये परीक्षा में पूछा था दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सेंट्रियोल किससे संबंधित है, सेंट्रियोल किससे संबंधित है। इसके ऑप्शन में एक तो केंद्रक था, एक तारकाय था, एक माइटोकॉन्ड्रिया था, एक राइबोसोम था। तो देखो दोस्तों इसको सेंटर समझ गए नहीं, एन सुधर गया केंद्र, पर ध्यान रखना ये सेंट्रियोल किससे संबंधित है, ये तारकाय से संबंधित है। और तारकाय को क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं इंग्लिश में, ये भी ध्यान रखना। अब देखो भी तारकाय में याद कैसे रखोगे, तारकाय को पकड़ दो, तारा नाम को कोई आदमी होगी, तारा नाम को कोई आदमी हो, वो क्यों भी वो बावड़ो हो, बावड़ो हो, बेफालतू चीज़ां डन कर दे तो बेडेन बेफालतू चीज़ां डन कर दे तो। और इसे बावड़ा आदमियों का काम है भी कोई तोड़ा फोड़ी करना, कोई चीज को क्या करना, विभाजन करना। इसका कार्य होता है कोशिका का क्या करना, विभाजन करना। अब आप मुझे बताओ तारा नाम को आदमी है तो ये पादप के अंदर आएगा या जंतु के अंदर आएगा, जंतु के अंदर आएगा ना। तो ध्यान रखना ये केवल किसके अंदर पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है, पादप कोशिका के अंदर अनुपस्थित होता है। बस ये अपने कंप्लीट हो गए चार कोशिका। देखो भी राइबोसोम ने राय देनी है हमें, क्लाड को प्लेट करने के लिए राय देनी है। जब कोई नया इंजन लेके आते हैं या कोई प्रोटीन कोई फैक्ट्री खोलते हैं तो भी हमें क्या देनी पड़ती है, राय देनी पड़ती है। गोल्जी का काम होता है परिवहन करना। उसके बाद में लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है और इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है दोस्तों, और इसका कार्य होता है क्षतिग्रस्त व मृत कोशिकाओं का क्या करना, पाचन करना। तारा नाम को एक आदमी हो, बावड़ो हो, बेफालतू चीजें डन कर दे तो इस आदमियों का काम है कोई ना कोई चीज को विभाजन करना, और वो एक प्रकार की है जंतु है। तो बस इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, एक बार आप सबके शॉर्ट ले लीजिए। तो दोस्तों इनके बाद में हम देखते हैं लवक के बारे में। आगे वाला जो कोशिका पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लवक। लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड कहा जाता है। खोज कैलेंडर ने की थी, नाम हैकल ने दिया था। देखो दोस्तों याद कैसे करोगे, लवक में कै को हटा लीजिए, क्या बचेगा भी
क्या बचेगा गरीबों, लव बचेगा ना। लव करना है किससे करोगे लव, कैलेंडर से करोगे, कैलेंडर से लव करना है भी। और जिसने आज नहीं किया वो कल जाकर कर लेना है, कल कल। कैलेंडर, कैलेंडर ने खोज की थी, नाम हेकल ने दिया था। लवक होता है वो केवल पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है दोस्तों, केवल पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। लवक तीन प्रकार का होता है, एक वर्णी लवक होता है, एक अवर्णी लवक होता है, एक हरित लवक होता है। वर्णी लवक का काम होता है रंग प्रदान करना, अवर्णी लवक का काम होता है ये जड़ों में पाया जाता है, जहां प्रकाश नहीं पहुंचता ना वहां पाया जाता है। अवर्णी लवक जिसका काम होता है भोजन का संग्रहण करना, भोजन का संग्रहण करना, भोजन को एकत्रित रखने का काम करता है अवर्णी लवक। वर्णी लवक रंग प्रदान करता है, जैसे टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, लाइकोपीज वर्णन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग होता है कैरोटीन वर्णन के कारण होता है। फलों का जो पीला रंग होता है ना वो ज़ैंथोफिल वर्णन के कारण होता है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट दोस्तों इसमें लवक में है जो हरित लवक है, इसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है और ये पत्तियों में पाया जाता है। हरित लवक का काम होता है भोजन का निर्माण करना, और वो भोजन फिर संग्रहित कहाँ रहता है, अवर्णी लवक के अंदर रहता है। हरित लवक का काम होता है भोजन का निर्माण करना। भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होगा दोस्तों। पादप दो क्रिया करता है, एक श्वसन की क्रिया करता है, एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। अब बहुत बार प्रश्न आता है कि पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी क्रिया छोड़ता है, श्वसन के द्वारा कौन सी क्रिया छोड़ता है, कौन सी ग्रहण करता है। इन दोनों के बारे में मैं अलग से बता दूंगा दोस्तों कि प्रकाश श्वसन के दौरान पेड़ पौधा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधा क्या करता है। इतना ध्यान रखना, हरित लवक का काम होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना, और हरित लवक के अंदर ये इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। पर्ण हरित वर्णक, हिंदी में पर्ण हरित बोल देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है दोस्तों। और इस क्लोरोफिल वर्णक के अंदर धातु कौन सी उपस्थित होती है, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि क्लोरोफिल वर्णक के अंदर कौन सी धातु उपस्थित होती है, मैग्नीशियम धातु होती है। हरित लवक के अंदर वर्णक क्लोरोफिल वर्णक, क्लोरोफिल के अंदर धातु मैग्नीशियम धातु। जैसे दोस्तों एक आपको ये पूछा जाता है कि आरबीसी के अंदर कौन सा वर्णक होता है दोस्तों, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक। इसके कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है, लाल होता है। इस हीमोग्लोबिन वर्णक के अंदर कौन सी धातु उपस्थित होती है, इसके अंदर होती है Fe+2, इसको लोहा भी कह सकते हैं, इसको दोस्तों आयरन भी कह सकते हैं हम, और लोहा आयरन इसको फेरस भी कह सकते हैं। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक और हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा धातु उपस्थित होती है या आयरन धातु उपस्थित होती है। हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल वर्णक और क्लोरोफिल वर्णक के अंदर मैग्नीशियम धातु होती है। दोनों को तुलना कर याद रखोगे तो दोनों याद रह जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं रिक्तिका रसदानी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस। एकल झिल्ली कोशिका में उस एकल झिल्ली को कहा जाता है टोनोप्लास्ट कहा जाता है, एकल झिल्ली को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। एकल झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। रिक्तिका का कार्य होता है दोस्तों जल व अनुपयोगी पदार्थों को क्या करना, संग्रहण करना। इसके बाद में देखते हैं जो टोनोप्लास्ट होती है ना दोस्तों, उसके अंदर जो द्रव्य भरा रहता है जिसे कोशिकीय रस कहा जाता है, ये जो कोशिका को स्फीति प्रदान करती है, नमी प्रदान करती है बस। रिक्तिका इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कार्य याद रखना जल व अनुपयोगी पदार्थों का क्या करना, संग्रहण करना। एकल झिल्ली कोशिका में एकल झिल्ली को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों केंद्र की। तो केंद्र की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं भी, एक तो कोशिका की खोज में और एक केंद्र की खोज में कंफ्यूज। देखो अब दूर कर दिया हम आपको काम यूं ही। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, वो तो कोशिका की खोज की थी, और रॉबर्ट जो ब्राउन ने खोज की थी ना वो किसकी खोज की थी, केंद्र की खोज की थी। देखो दोस्तों आपने आम देखा होगा, आम के अंदर जो अंगूर गुठली होती है, गुठली उसका कलर कैसा होता है भाई, ब्राउन ब्राउन नहीं होता क्या, ब्राउन ब्राउन। और गुठली होती कहां पे है, केंद्र में होती है ना, कलर ब्राउन ब्राउन होता है। तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, हुक ने किसकी खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। केंद्र का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है दोस्तों। ये केंद्र सारे कोशिकाओं पर नियंत्रण रखता है, इसलिए इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। केंद्र के अंदर केंद्रिका पाई जाती है जिसकी खोज फोंटोन ने की थी, और इस केंद्रिका का कार्य होता है आरएनए का क्या करना, संश्लेषण करना। अब दोस्तों जो पादप कोशिका होती है, जंतु कोशिका होती है, उसमें मैं बता देता हूं कि पादप को जल की आवश्यकता अधिक होती है ना दोस्तों, जल की आवश्यकता अधिक होती है, तो जल को जो संग्रहित करने का काम रिक्तिका करती है। मतलब पादप को जल की आवश्यकता अधिक होती है, तो रिक्तिका का आकार क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। हमने कोशिका का इस तरीके से डायग्राम बनाया था। इसमें दोस्तों रिक्तिका की जो आकृति होती है वो हमने डायग्राम में निम्न गुरुकुलनुमा संरचना के रूप में होती है। अब मुझे ये बताओ, पादप कोशिका के अंदर रिक्तिका बड़ी होगी
बड़ी होगी तो ये केंद्र धीरे धीरे खिसक कर कहां चला जाएगा, इस परिधि की ओर चला जाएगा ना। तो ध्यान रखना, पादप कोशिका के अंदर रिक्तिका बड़ी होने के कारण केंद्र परिधि की ओर पाया जाता है। जंतु कोशिका में रिक्तिका का आकार इसकी अपेक्षा छोटा होने के कारण केंद्र मध्य में पाया जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं जो केंद्रक होता है वो एक तो आरबीसी होती है दोस्तों, रक्त के अंदर आरबीसी पाई जाती है। पादप के अंदर एक चालनीय नलिका पाई जाती है, जो कि आगे पढ़ेंगे, हम तक पढ़ेंगे वहां। पादप की चालनीय नलिका और आरबीसी के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। बस इतना ध्यान रखना, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। पादप कोशिका में रिक्तिका का आकार बड़ा होता है और जंतु कोशिका में रिक्तिका का आकार छोटा होता है। इसके बाद में देखो भी पादप कोशिका और जंतु कोशिका का अंतर, ये तो आप खुद बता दोगे भी, जो पढ़ के आए हैं उसी के हिसाब से बताना है। कोशिका भित्ति पादप के अंदर क्या पाई जाती है दोस्तों, पाई जाती है, जंतु के अंदर नहीं पाई जाती। तारा का तारा नाम वो आप भी पढ़ गया, पादप को ये जंतु हुआ बस। गोल्जिकाएं पादपों के अंदर अलग विकसित होती है और जंतुओं के अंदर अधिक विकसित होती है दोस्तों। लाइसोसोम किस में पड़ गया है दोस्तों, पादप के अंदर अनुपस्थित और जंतु कोशिका के अंदर उपस्थित। हरित लवक तो पेड़ पौधों में पाया जाता है ना, पेड़ पौधों के अंदर अनुपस्थित और जंतुओं के अंदर अनुपस्थित। उसके बाद में बात करते हैं भोजन का संग्रहण। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो पादप होते हैं ना, पादप, उनमें जो भोजन का संग्रहण होता है दोस्तों वो स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। और जो जंतु कोशिका होती है ना, उनमें जो भोजन का जो संग्रहण होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे हम जो कार्बोहाइड्रेट या पोषक तत्व पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे स्टार्च क्या होता है और ग्लाइकोजन क्या होता है। एक बार आप ध्यान रख लेना कि पादप कोशिका के अंदर जो भोजन है वो संग्रहित रहता है वो स्टार्च के रूप में रहता है, और जंतु कोशिका में जो भोजन संग्रहित रहता है या एकत्रित रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। बस इसी के साथ आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों इसके बाद में एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपके लिए कि पादपों में उपापचय क्रियाएं मुख्यतः किस पर आधारित होती हैं। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। और जो कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था वो ये पूछा था कि गुरुत्वीय स्थिरांक जो जी का मान होता है वो किस पर निर्भर करता है। दोस्तों ये जी का मान किसी पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसका मान फिक्स होता है 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। इसका मान फिक्स होता है दोस्तों, किसी पर निर्भर नहीं करता है ये। और आपको बता दूं, अगर ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।